हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर इनसाइट्स ऑफ साइंस। और मैं हूं आपकी दोस्त अनीता अग्रवाल। और आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आई हूं, सेल से रिलेटेड ही, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर दीजिए, इसे एक थम्स अप और बेल आइकन को प्रेस करके ये जानिए कि अगली वीडियो कब आने वाली है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल के अंदर हम ये जानना चाहेंगे कि क्या सेल कई प्रकार के होते हैं। तो मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको डिस्कवरी के बारे में बताया था, सेल से रिलेटेड, कि कैसे उसकी हिस्ट्री बनी, कैसे सेल के बारे में पता चला, क्या क्या खोज हुई, कैसे कैसे अलग अलग सेल के अंदर से, अलग अलग ह्यूमंस के अंदर से, एनिमल्स के अंदर से, प्लांट्स के अंदर से कौन से साइंटिस्ट ने सेल की डिस्कवरी करी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो फटाफट से आप मेरे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आप उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो से कनेक्ट कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने यूट्यूब सेशन की तरफ पे, जहाँ का आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया? नंबर के ऊपर। नंबर का मतलब या तो एक सेल होगा या एक से ज़्यादा सेल होंगे। अगर एक सेल होता है तो टर्म यूज़ करते हैं हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो हम टर्म यूज़ करते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर वर्ड आप देख पा रहे हैं, ये लिखा यूनिसेल्यूलर वर्ड। और अगर एक से ज़्यादा होती हैं तो हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, ये रहा वो टर्म जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या हुए? एक ही सेल है और उसी में सारे लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो खाना भी उसी में बन रहा है, एक्सक्रीशन भी उसी में हो रहा है, रेस्पिरेशन भी उसी से हो रहा है, मतलब सारे काम एक ही सेल कर रहा है। तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं देखिए। जी हाँ, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर मैंने आपको बताया था, हमारे गट के अंदर होता है एस्चर्चिया कोलाई, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, हेलो बैक्टीरिया। और सारे प्रोटिस्ट, कौन कौन से प्रोटिस्ट? आपने इसका नाम, कॉमन नाम सुना होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, अमीबा, फिर है दूसरा यूग्लिना, फिर है पैरामीशियम। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। और कुछ एल्गी। कौन सी एल्गी? एल्गी क्या होती है? काई, जो पानी रखा रहता है जिसके अंदर एकदम से बन के आ जाती है। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, सैक्रोमाइसिस, यीस्ट। तो यीस्ट जो है वो ये फंगस है, ये एल्गी नहीं है। तो चौथा टाइप हमने यहाँ मेंशन किया है, ये है हमारा यूनिसेल्यूलर फंगस। तो हमने आपको अभी क्या बताया? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया कि ऑल द लिविंग प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। उसके बेसिस पे सेल्स को क्लासिफाई किया है इनटू यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। आगे आएंगे, मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर यूनिसेल्यूलर के अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म हुए जो जिनका नाम है मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जी हाँ, आपको ये सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे अपने आसपास। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपको सबको अपनी नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा। और कुछ ऐसे हैं यूनिसेल्यूलर सेल्स, जो कि ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेल की क्लासिफिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं हम। तो यूनिसेल्यूलर सेल आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो कि आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, पर वो कौन से हैं आगे जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हुए देखिए, यहाँ पर हमने बनाया हुआ है एक एवोल्यूशनरी चार्ट हमने बनाया हुआ है। सबसे पहले जॉज बने, फिर लंग्स आए, फिर क्लॉज और नेल्स हुए, फेदर्स हैं, फर है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हुआ है। और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हुए हैं, हैगफिश, पर्ड, सैलामेंडर, लिजर्ड, पिजन, माउस, चिंपैंजी। तो ये क्या है? ये क्या हुआ? इनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस अब एक सेल नहीं कर रहा है, अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो अलग अलग सिस्टम बना हुआ है बॉडी के अंदर और उनको कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं। जी हाँ, स्पेशलाइज सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर। तो यहाँ पे मेनली क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर, ये हाईलाइट किया हुआ है और इसको हमने, आप देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन भी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या हो रहा है? काम को बांटा गया है, यानी कि वहाँ पर तो काम कोई नहीं बट रहा, वहाँ पे एक ही सेल है, उसी के अंदर सांस लेगा ऑर्गेनिज्म, वहीं से खाना बनेगा। वहाँ पे कैसे होगा वो सब हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या अलग अलग पार्ट्स हैं बॉडी के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो कि अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। अलग अलग फंक्शंस कैसे होते हैं? अलग अलग फंक्शंस, जी हाँ, ये हमने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा था। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और भी बहुत सारे प्रोसेसेस बॉडी के अंदर जो हर समय चल रहे हैं।
आगे मूव करेंगे तो क्या अब हमारा वही क्वेश्चन जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले पूछ रही थी, क्या सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक हैं? क्या हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते? जी नहीं। हम अगर आप एक एग की बात करें, हेंस के एग की बात करें, उसे हम आसानी से देख पाते हैं, वी कैन सी इट इजीली। तो क्या है वो? क्या वो एक सिंगल सेल है या फिर ग्रुप ऑफ सेल है? तो इसके अंदर हमारा जवाब ये है कि एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल। क्या रिप्रेजेंट करता है हैन का एग? एक सिंगल सेल। वो ग्रुप ऑफ सेल नहीं है, वो सिंगल सेल है, जिसको हमारी अनएडेड आइज बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकती हैं। देख क्या सकती हैं? लोग पका के खाते भी हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर तो हुई, पर अगर आप अपनी खुद की बॉडी को ही एनालाइज करेंगे और जानवरों की बॉडी को बाद में एनालाइज कीजिएगा, पहले आप ह्यूमन बीइंग की बॉडी को एनालाइज करेंगे, तो आपके हाथों की शेप आपकी लेग्स की शेप से बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। आपके स्टमक, आपके जो आगे बेली है जो आपकी, वो आपकी बैक से कम्प्लीटली डिफरेंट है। आपका फुट जो है, फुट की स्किन जो है आपके नॉर्मल अपर फुट की जो स्किन है उससे डिफरेंट है। तो आप अपनी बॉडी के अंदर खुद देखेंगे कि जब अलग अलग पार्ट हैं तो उसी तरीके से अलग अलग पार्ट होने के कारण क्या है, अलग अलग बॉडी के अंदर शेप बनी हुई है। तो शेप के अकॉर्डिंगली सेल्स हैं। जैसे कि ये आप एक सेल देखेंगे, ये है एक स्मूथ मसल सेल, यानी कि ये मसल्स के सेल हैं। इसी तरीके से आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये है एक ब्लड सेल, यानी कि ब्लड्स के अंदर भी अलग अलग तरीके की शेप के सेल होते हैं। अगर आप अपने ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे तो ये है नर्व सेल। अगर आप अपनी बोन्स की बात करेंगे तो ये एक बोन सेल है। जो भी हमारा फैटी एरिया होता है, अगर हम वहाँ बात करेंगे कि बॉडी पे फैट है, वहाँ पे कैसा सेल होता है, ये फैट सेल। मेल्स के अंदर हम रिप्रोडक्शन में बात करेंगे तो वहाँ पे स्पर्म बनता है और फीमेल्स के अंदर बनता है ओवम। तो ये खाली ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं जो कि अलग अलग शेप होने के कारण अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? पोजीशन इन द बॉडी। बॉडी में क्या पोजीशन है ये वहाँ पर उस चीज़ के लिए डिपेंड करता है। उसके बाद स्पेसिफिक फंक्शन विच दे परफॉर्म, जिसको जो फंक्शन दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल के अंदर सिग्नल को ट्रांसफॉर्म होना है, तो ये इस शेप का है। तो जिस तरीके का या स्मूथ मसल्स की बात करें तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना होता है, तो ये इस शेप का जो फंक्शन मिला हुआ है या जो पोजीशन मिली हुई है उसी के हिसाब से शेप की सेल की शेप बन गई। इसी तरीके से इंटरैक्शन विद द नेबरिंग सेल, जो आसपास के सेल्स हैं उसके साथ कैसी इंटरैक्शन है उसके अकॉर्डिंगली शेप बन गई किस चीज़ की? हमारे सेल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या कोई सेल अपनी शेप को चेंज भी कर सकता है या फिर वो हमेशा कांस्टेंट शेप में रहेगा? क्या कभी ज़रूरत पड़ी तो अपनी शेप को वो सेल चेंज कर सकता है? जी हाँ। हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें यहाँ पे, अमीबा की। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एडवांटेज क्या मिलता है अमीबा को अगर अपनी चेंज करे शेप को। तो अगर अमीबा अपनी शेप को चेंज करे तो वो अपना एक फॉल्स फीट क्रिएट कर लेता है जिसका नाम है स्यूडोपोडिया। क्या नाम है दोस्तों? स्यूडोपोडिया। वो स्यूडोपोडिया किस चीज़ में हेल्प करता है? स्यूडोपोडिया हेल्प करता है मूवमेंट के अंदर। अमीबा जो है वो मूव कर सकता है और वो फूड को कैप्चर कर सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है, कैसे कैप्चर करेगा ये हम बात करेंगे किसी अगले सेशन के अंदर हम बात करेंगे। तो ये अगला हमारा सवाल है, एक हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल भी है, तो वो तो सेल है और एक अमीबा हो गया, दोनों यूनिसेल्युलर हो गए। ये दोनों अपनी अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हुआ? तो वाइट ब्लड सेल क्या होता है? वाइट ब्लड सेल वो सेल है जो कि क्या करता है, वाइट ब्लड सेल हमारा पैथोजेंस को इंजेस्ट करता है। पैथोजेंस यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आए, जैसे कि आप यहाँ नंबर 1 डायग्राम के अंदर देखेंगे कि ये वाइट ब्लड सेल है, इसके अंदर लाइजोसोम्स हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम नेक्स्ट सेशन लेंगे। और एक इसके अंदर मैक्रोफेज है, बाहर से वायरस के पार्टिकल्स आए, वायरस के पार्टिकल्स को देखकर इसने वाइट ब्लड सेल ने कुछ इस तरीके से शेप चेंज करी और फिर ये वायरस के पार्टिकल्स को इंजेस्ट किया। इंजेस्ट करने के बाद लाइजोसोम्स में से एक लाइजोसोम गया और इसके साथ अटैच हुआ हमारे वायरस के साथ में, और वायरस के साथ अटैच करके उसने उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जिसकी वजह से वो वायरस की जो क्या हो गई, डेथ हो गई, और फिर उसको
जो सेल ने है दूसरे पार्ट से इजेक्ट करके बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से आप ये डायग्राम देखेंगे कि ये एमीबा का डायग्राम है, और जैसे ही फूड के कांटेक्ट में एमीबा को सेंसेस मिले तो एमीबा ने भी इस तरीके से क्या किया, फॉल्स फीट क्रिएट कर लिया। अब ये फूड जो है ये आगे से अपने फीड्स को दोनों को ज्वाइन करके अंदर एक वैक्यूल क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म फंस जाता है, और फिर उसी को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। फिर उसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करके वहाँ से वो प्रोटीन अपना जो भी अपना न्यूट्रिशन होता है वहाँ से डिराइव करता है, और फिर दूसरे पार्ट से ब्रेक करके जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको इजेक्ट कर देता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में ही बता दिया यहीं पर कि कैसे करता है अमीबा काम। उसके बाद एमीबा और डब्ल्यूबीसी दोनों अपनी चेंज कर सकते हैं शेप, लेकिन उनके बीच में क्या डिफरेंस हुआ? जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताइए कि इसका आंसर मैं आपको यहीं दे रही हूँ कि एमीबा क्या है हमारा? एमीबा तो हमारा है एक सेल। एमीबा क्या है? सॉरी, यहाँ पे मैंने आप गलत कह दिया आपसे। फिर से हम इस बात को दोबारा से दोहराएंगे। एमीबा और डब्ल्यूबीसी दोनों अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? डब्ल्यूबीसी तो हमारा है सेल, लेकिन अमीबा क्या है? अमीबा एक फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का, यानी कि सेल को होने के लिए ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर होना होगा। अगर ब्लड हमारी बॉडी से बाहर चला गया तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा डब्ल्यूबीसी का, लेकिन अमीबा जो है वो अपने आप में ही पूरा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगला है क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जो हमारा साइज है बॉडी का, अभी जैसे मान लीजिए ब्लू व्हेल है, इसको देखिए आप, और वायरसेस को देखिए। वायरसेस को तो हम देख ही नहीं सकते, वो तो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, हमें तब पता चल जाता है। तो जैसा जैसा साइज होता है उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया हुआ है। देखिए 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 किलोमीटर तक का स्केल बनाया गया है, जहाँ पर 10 मीटर्स के रेंज के अंदर ब्लू व्हेल आ रही है। तो आप देखेंगे जो हमारी यहाँ से रेंज है, फ्रॉग एग से ले लीजिए आप 1 मिलीमीटर से लेके, क्योंकि ह्यूमन एग को हम ऐसे नहीं देख सकते, फ्रॉग एग से लेकर या फिर ह्यूमन एग को भी आइसोलेट कर लेंगे तो हो सकता है वहाँ से 5 से लेके 50 माइक्रोन मीटर तक का जो डायामीटर है, आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो रेंज है ह्यूमन आई का, ये देखिए यहाँ पर एक एरो से बना हुआ है ह्यूमन आई का रेंज, तो ये 100 माइक्रोन मीटर से टच कर रहा है टिल 1 किलोमीटर। हम सिर्फ यहाँ तक की रेंज के ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, और इससे पहले रेंज के अंदर जो भी चीज़ें हैं, एटम्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स, वायरसेस, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन सबको देखने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक रेंज तक तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ रेंज के बाद हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी उसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ साइज के बेसिस पे 3 बेसिक जो है आपके 1 मार्क के जो एमसीक्यूज में नीट वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या आजकल स्कूल्स के अंदर भी एमसीक्यू टेस्ट स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है जी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है माइकोप्लाज्मा, या फिर आप दूसरा नाम लिख सकते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो प्लूरोनिमोनिया जैसे दिखाई देते हैं उतने छोटे। और लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच का एग। और लॉन्गेस्ट एनिमल सेल क्या है? नर्व सेल। जी हाँ, सबसे लॉन्गेस्ट क्या हुआ? आप सोचिए, आपके दिमाग से लेके आपकी छोटी वाली उंगली की टिप तक जा रहा है, आपको सेंस आता है जब चोट लग जाती है, जब रात तक सेंस आता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल सेल क्या है आपका? नर्व सेल। उसके बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं यहाँ पे आंसर नहीं देना चाहती थी, पर चलो फिर भी मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन दैट इन द सेल्स इन द रैट। यानी कि क्वेश्चन हमारा ये है, अगर हम एक रैट को देखें, एक छोटा ऑर्गेनिज्म है, एक एलिफेंट को देखें जो कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है साइज के अकॉर्डिंग, तो यानी कि उनके सेल्स का साइज भी चेंज हो जाएगा। ये रैट के सेल्स का साइज क्योंकि वो छोटा है तो और माइक्रोन में चला गया, और एलिफेंट है क्योंकि वो बहुत बड़ा है तो उसका साइज जो मीटर में चला गया। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि साइज ऑफ अ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। तो इस चीज़ को आप हाईलाइट कर लीजिए, इसे मार्क कर लीजिए कि जो सेल का साइज है वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा, ऑर्गेनिज्म के साइज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि एलिफेंट ज़्यादा बड़ा हो गया और रैट छोटा हो गया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको एक थम्स अप दीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।